This is additional learning page, and in this video I am going to explain the fourth part of parts of speech. First was noun, second was pronoun, third was adjective, and next four is verb. Okay, when we say verb, it is also called an action word. See the definition of verb. A verb is a word that tells or asserts something about a person or thing. Verb comes from the Latin word verbunum, meaning a word. वर्ब को हिंदी में क्रिया के नाम से जानते हैं। ये एक लैटिनम से आया है जिसका अर्थ होता है एक शब्द। पार्ट्स ऑफ स्पीच में शब्दों को जिस 8 भागों में बांटा गया है, उस 8 भागों में चौथा भाग वर्ब के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे क्रिया कहते हैं। इसके परिभाषा के बारे में जानें तो एक ऐसा शब्द जिससे किसी के होने का बोध हो, चाहे वो काम किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया हो या किसी वस्तु के द्वारा किया गया हो, तो उसे हम लोग वर्ब के नाम से जानते हैं, क्रिया के नाम से जानते हैं। ए वर्ब shows any type of action. This is why it is also called an action word. Example, a verb may tell what a person or thing does. Okay, for example, the man laughs, Neha sings, the car moves. वर्ब सबसे पहले 1 नंबर में बताया गया है कि ये व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है कि वो क्या करता है। जैसे कि एक आदमी हंसता है, नीना गाती है, गाड़ी दौड़ता है या चलता है, कार चलती है। तो यहाँ व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताया गया। सेकंड थिंग, व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग। ठीक है, एक व्यक्ति के द्वारा या वस्तु के द्वारा क्या किया गया। द डोर इज शट, राम इज स्कॉल्डेड, द ग्लास इज ब्रोकन। एग्जाम्पल में शट, स्कॉल्डेड एंड ब्रोकन इज द एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ब। इन थर्ड, what a person or thing is. कोई व्यक्ति वस्तु किसी भी स्थिति में वर्ब से एक्शन का ही बोध होगा, काम का ही बोध होगा। I feel sorry, Robin is dead, man is mortal. Is, feel and is 3 में जो बताया गया what a person or thing is, वर्ब के बारे में बताया गया कि व्यक्ति क्या है, वस्तु क्या है, इसके बारे में जो बताए वो भी वर्ब है। फील यहाँ पे आया, मैन इज मॉर्टल में इज, रॉबिन इज डेड में इज, ये भी एक तरह का वर्ब है। नेक्स्ट देखते हैं, ए वर्ब ऑफन कंजिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड। कभी कभी वर्ब में एक से ज़्यादा शब्द होते हैं। बॉयज वर रनिंग, यहाँ पे वर्ब इज ए टाइप ऑफ वर्ब एंड रनिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वर्ब। फर्दर आगे हम पढ़ेंगे कि वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है। मेन वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। अब एग्जाम्पल से समझिए, एक सेंटेंस में 2 वर्ब आ रहा है। ही हैज़ वर्कड, हैज़ इज ए टाइप ऑफ वर्ब एंड वर्कड इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ वर्ब। इसमें एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब का यूज हो रहा है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल एंड एक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, प्रिंसिपल इज द मेन वर्ब एंड एक्सिलरी इज द हेल्पिंग वर्ब्स। राम वर्कड हार्ड, हियर वर्कड इज द प्रिंसिपल वर्ब एंड चिल्ड्रन लाइक गेम, लाइक इज द प्रिंसिपल वर्ब। आई वॉन्ट अ पेन, बॉयज हेल्प देमसेल्फ। इन दिस सेंटेंसेस each of the verbs expresses its full meaning without the help of any other verb. They are called principal verbs. वाक्य में जब एक ही वर्ब का यूज किया जाए और वो पूरा अर्थ प्रदान करे तो उसे हम लोग प्रिंसिपल वर्ब्स के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। लेट्स
look at the following sentences. See that I may go there, I shall go there, he will go there, you did not go there. In each of the above sentences we have two verbs, may go, shall go, will go, did go. The principal verb is go. Each of the other verb, may, shall, will and do, gives a new meaning to the principal verb go. All of them help to verb go by giving it different meaning in its sentences. They are helping verb और auxiliary verb. प्रिंसिपल और auxiliary verbs के बारे में जान लीजिए. वाक्य में वैसा verbs जो कंप्लीट अर्थ प्रदान करे, जैसे कि आई वॉन्ट अ पेन, इसमें तो पहचानना बहुत ही आसान है. अ सेंटेंस मस्ट हैव प्रिंसिपल वर्ब्स. एक वाक्य में प्रिंसिपल वर्ब का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है. अ सेंटेंस मे हैव एक्सिलरी वर्ब्स और नॉट. एक सेंटेंस में एक्सिलरी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल वर्ब्स का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है. सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, इस तरह का यदि लग रहा है, इस तरह के वर्ब का यूज़ किया जा रहा है और इसके बाद फिर यदि दूसरा वर्ब आ रहा है, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, यहाँ पे एम हो जाएगा एक्सिलरी वर्ब और गोइंग हो जाएगा प्रिंसिपल वर्ब. प्रिंसिपल वर्ब ऑलवेज कंप्लीट्स द सेंटेंस. वाक्य को हमेशा पूरा करने का काम प्रिंसिपल वर्ब के द्वारा किया जाता है. एग्जाम्पल में समझिए, एक्सिलरी और प्रिंसिपल को यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है. आई एम गोइंग, टॉम इज राइटिंग, यू आर लव्ड, आई वॉज रीडिंग, दे वर कमिंग. ओके, यहाँ इन दिस सेंटेंस एम इज एक्सिलरी. एंड सेकेंड प्रिंसिपल में आ जाइए, आई एम ग्लैड, टॉम इज greedy, you are right, Bob was late, they were sad. पहले ही हम बताए थे वाक्य में प्रिंसिपल वर्ब का होना आवश्यक है, मस्ट है. इसलिए यहाँ पे एम प्रिंसिपल हो गया है क्योंकि एक ही है. और यहाँ देखिए फॉर एग्जांपल में लेफ्ट साइड में आई एम गोइंग में दो वर्ब का यूज किया गया है, एम एंड गोइंग. सो एम विल बी auxiliary here and going will be principal here. In second part, right hand side, only one verb is used in a sentence, that is am. I am glad. So am will be principal verb. ऐसे समझिए कि वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, एक प्रिंसिपल, एक auxiliary. सेंटेंस में प्रिंसिपल वर्ब का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है. सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वर का यूज़ किया गया है और उसके बाद यदि दूसरा वर्ब नहीं आ रहा है तो वो इज, एम, आर, वाज, वर प्रिंसिपल वर्ब कहलाएगा. और यदि सेंटेंस में वाज, वर का यूज़ किया जा रहा है, हैव, हैज का यूज़ किया जा रहा है और उसके बाद वर्ब का कोई फॉर्म आ रहा है, तो वर्ब का जो फॉर्म है वो होगा प्रिंसिपल वर्ब और वाज, वेर, इज, एम, आर ये हो जाएगा एक्सिलरी वर्ब. आगे आते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट पे. नेक्स्ट, व्हाट डज शी वांट? आई डू, बिलीव यू, आई शैल गो, हु डिड इट. दीज आर द एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड principal verb and auxiliary verb. Next, verb is divided into two parts. First is transitive and second is intransitive. I love Tom, so you lost. The meaning is not clear and the sentence are also not complete. We do want to know what I love, what, so,
एंड व्हाट यू लॉस्ट। ऊपर के सेंटेंस में बताया गया है, यहाँ देखिए, आई लव टॉम सो एंड यू लॉस्ट। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि इस तरह के सेंटेंस में व्हेन ए सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली सब्जेक्ट एंड वर्ब, जब वाक्य में सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो इस तरह के सेंटेंस से पता नहीं चलता है, ऑब्जेक्ट का पता नहीं चलता है और सेंटेंस क्लियर नहीं निकल पाता है। ठीक है, नेक्स्ट, सो इफ वी पुट दीज वर्ड्स आई लव माई पेरेंट्स। अब देखिए, आई लव के बाद एक ऑब्जेक्ट यहाँ डाला गया है, माई पेरेंट्स डाला गया है, टॉम शॉ अ टाइगर। एग्जाम्पल समझिए, फिर आगे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव एग्जाम्पल से ही क्लियर हो जाएगा। पहले जो एक एग्जाम्पल आया है उसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, बस आई लव टॉम सो यू लॉस्ट। नीचे जो एग्जाम्पल आ रहा है उसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। आई लव माई पेरेंट्स, टॉम सो अ टाइगर, यू लॉस्ट अ पेन। ठीक है, बताया जा रहा है कि नीचे वाले जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें अर्थ पता चलता है कि मैं अपने माता पिता से प्यार करता हूँ, टॉम एक बाघ को देखा और वो अपना कलम खो दिया। अब आ जाइए 10 वर्ब लाइक लव, सी एंड लूज which take an other word to make the sense complete are called transitive verb. ऐसे समझिए, a verb ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को ऐसे समझिए, when a verb is used in a sentence with an object it is called transitive verb. वर्ब का यूज वाक्य में यदि एक ऑब्जेक्ट के साथ होता है, जैसे आई लव माई पेरेंट्स, यहाँ पे लव जो होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल होगा। और वाक्य में जब वर्ब का प्रयोग बिना ऑब्जेक्ट के होगा तो उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहा जाएगा। Thus, a transitive verb is a verb that denotes an action which passes over from the doer or subject to an object. यहाँ बताया गया है, Thus, a transitive verb is a verb that denotes an action which passes over from the doer or subject to an object. एक ऐसा वर्ब जिसके द्वारा किसी काम को किया जाता हो और किस काम को किया गया हो, ऑब्जेक्ट के बारे में भी जो वर्ब बताए उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। आई ईट अ मैंगो, यहाँ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है, पता चल रहा है कि मैं एक आम खाता हूँ। और ठीक अपोजिट आप जाने, व्हेन वी से इंट्रांजिटिव वर्ब्स, लुक एट द सेंटेंसेस, द बॉय रन्स, there is no object in this sentence, the dog barks, the bird sings. So a sentence, a verb that is not used, that is used without any object is called intransitive verb. The verb runs, sings and walks tell us what the subject does. No other word is required to make sense here. Thus an intransitive verb is a verb that denotes an action which does not pass over an object or which express a state of being. एक ऐसा वर्ब जिसका प्रयोग बिना ऑब्जेक्ट के सहायता, बिना ऑब्जेक्ट के किया जाता हो, उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। द बॉय रन्स, यहाँ क्लियर स्पष्ट मिल रहा है, यहाँ पे अर्थ निकल रहा है कि लड़के दौड़ते हैं। द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है। तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को ऐसे समझिए, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब व्हेन ए वर्ब इज यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट टू गिव अ कंप्लीट सेंस, इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। लाइक ही गोज टू मार्केट, शी सिंग्स वेरी स्वीटली, दे टेक टी। इन दिस सेंटेंस ऑब्जेक्ट इज यूज्ड विथ वर्ब। And intransitive verb, when verb is used with no object and still gives a complete sense, it is called intransitive verb. वाक्य में क्रिया के साथ यदि कोई कर्म आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो ऐसे वर्ब को
ट्रांजिटिव कहेंगे। और वाक्य में क्रिया के साथ जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, कोई कर्म नहीं आता है, ऐसे वर्ब को हम लोग इनट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। एग्जाम्पल है इनट्रांजिटिव मीन्स नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का उल्टा हो जाएगा इनट्रांजिटिव। He ran a long race, the baby sleeps। ऊपर देखिए he ran a long race, ये ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल है क्योंकि ran के बाद a long race यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। दूसरा सेंटेंस the baby sleeps, ठीक है, बच्ची सोती है, यहाँ पे स्लिप्स के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये इनट्रांजिटिव का एग्जाम्पल है। आज के वीडियो में ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव तक ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद। एक बार फिर से हम रिकॉल कर रहे हैं वर्ब को, एक ऐसा शब्द जिससे किसी भी काम के होने का बोध हो। ए वर्ड दैट शोज एनी टाइप ऑफ एक्शन, पोजीशन और स्टेट ऑफ बीइंग इज कॉल्ड वर्ब। Verb is divided into two main parts. First, principal verb and second, auxiliary verb. Principal verb always gives a complete meaning. A sentence must have principal verbs, but a sentence, it is not important to have auxiliary verb in sentence. एक वाक्य में principal verb का होना बहुत ही आवश्यक है। इज, एम आर, वाज, वर, ये सब भी वर्ब है, और गो, स्लिप, रीड, स्टडी, ये सब भी वर्ब है। तो सेंटेंस में यदि किसी भी तरह के वर्ब का यूज़ किया जाए, यदि ऑक्सिलरी इज, एम आर, वाज, वेर लगाया जाए, उसके बाद दूसरा वर्ब का यूज़ नहीं किया जाए, तो वो इज, एम आर, वाज, वर प्रिंसिपल वर्ब कहलाएगा। और यदि सेंटेंस में इज, एम आर, वाज, वर के अलावे किसी दूसरे वर्ब के फॉर्म का यूज़ किया जाए, तो वाज, वर, इज, एम आर, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। और वर्ब जो मेन रूप में आ रहा है या फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रूप में आ रहा है, वो प्रिंसिपल वर्ब्स हो जाएगा। आगे फर्दर वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। वो पहला है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को ऐसे समझिए कि वाक्य में जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाए उसे ट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जानेंगे, और जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाए उसे इनट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जानेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। एंड ही राइट्स, ओनली ही राइट्स, this is the example of intransitive verb. Hope all viewers will understand well. Meet you in the next video. Thank you.